अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो मैं कहूंगा रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अपने वर्ड पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, उसे समझने में या उसको बोलने में जो हर किसी के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी। लेकिन कई तरह के आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई आपको वर्ड मीनिंग सिखाने का बहुत सारा ट्रिक आपको बता देगा, कोई आपको ढेर सारा वर्ड मीनिंग का मटेरियल आपको दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं वोकैबुलरी के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के। लेकिन ये सारा चीज धरा की धरा रह जाता है। वर्ड मीनिंग सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है रीडिंग। जी हाँ, तो अगर आपका रीडिंग का एक अच्छा हैबिट है, अगर आपने रीडिंग का एक बहुत ही अच्छी आदत बना ली है, तो समझ लीजिए कि आपको इस लैंग्वेज को सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि रीडिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहली बात है कि जब हम रीडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, तो नए नए वर्ड से हमारी मुलाकात होती है। जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे, नए नए वर्ड से हमारा इनकाउंटर नहीं होगा, और जब तक नए वर्ड्स हमारे सामने आएंगे नहीं, हम उसको समझने का कभी भी प्रयास करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब हम रीडिंग करते हैं तो ऐसा भी होता है कि वही वर्ड कई बार रिपीट होता है, और जो चीज हमारे सामने से बार बार रिपीट होते हैं ना, वो सारी चीजें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको वर्ड मीनिंग का कोई एक लिस्ट दे दिया है, कोई आपको एक मटेरियल थमा दिया है, तो वहां पर वर्ड के मीनिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस वर्ड को यूज कैसे करना है ये चीज आपको नहीं पता होगा, अप्लाई कैसे करना है ये चीज आप कभी नहीं सीख पाएंगे अगर आपके पास रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो। क्योंकि एग्जाम में उस वर्ड का मीनिंग नहीं पूछता है, एग्जाम में ये चेक करता है कि जो भी व्यक्ति वहां पर एग्जाम दे रहा है उसको वो चीज है कि नहीं है, कि अगर उसको कोई वर्ड दिया जाता है तो वो वर्ड को यूज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो रीडिंग से हमें पता भी चल जाता है कि हाँ भाई, उस वर्ड को हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, या फिर उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो मीनिंग जानना ही काफी नहीं होता, उसका यूज करना भी सबसे बड़ी चीज होती है। तो चलिए, मैं आपको इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको ढेर सारे नए वर्ड सिखाऊंगा, और ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो बिल्कुल एग्जाम्स में भी आते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं और बोले भी जाते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोरी में लाऊंगा, बहुत ही छोटा सा स्टोरी होगा, लेकिन इस छोटे सा स्टोरी में बहुत अच्छे अच्छे आप वर्ड सीखेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा स्टोरी है इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है द लिटिल माइस। इसका टाइटल है द लिटिल माइस। तो माइस का मतलब क्या होता है? माइस जो है ये माउस का क्या प्लूरल है, ये माउस का प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा चूहा, ठीक है। तो लिटिल माइस हमारा स्टोरी का टाइटल है, और अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम नए वर्ड्स भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, स्टोरी शुरुआत कहां से हो रही है। देखो, स्टोरी में क्या एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बेथ। स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बेथ। बेथ वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल। देखो यहां पर एक नया वर्ड मिल गया हमें, रिसोर्सफुल। इस वर्ड को आप नोट डाउन करेंगे। तो बेथ वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल एंड कंजर्वेटिव माउस। तो बेथ किस तरह के माउस थी? ये एक रिसोर्सफुल और कंजर्वेटिव माउस थी। तो रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? रिसोर्सफुल का मतलब होता है जुगाड़ू टाइप के इंसान। जुगाड़ू टाइप के वैसे इंसान को बोलते हैं जब उसके पास किसी चीज का अभाव होता है, कमी होता है, फिर भी वो किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेता है, मतलब किसी भी सिचुएशन को डील विद कर लेता है, ठीक है, अपने लिए जुगाड़ लगा लेता है। तो जो जुगाड़ू टाइप के इंसान होते हैं वो हर स्थिति में सरवाइव कर सकता है जुगाड़ लगा करके। तो वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सफुल बोलते हैं। तो बेथ यहां पर किस तरह के माउस थी? रिसोर्सफुल और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अब कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? कंजर्वेटिव को हम हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब वैसा इंसान, वैसे लोग जो समाज में जो परंपरा बनाया गया, जो ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया गया, उसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। मतलब उनको बदलाव पसंद नहीं होता है किसी भी तरह के समाज में, ठीक है, या किसी परंपरा में बदलाव पसंद नहीं होता। जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को वे लोग ढोना चाहते हैं, उसी परंपरा को ले चलना चाहते हैं। नया बदलाव उसको जरा भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो बेथ जो है एक रिसोर्सफुल और कंजर्वेटिव माउस थी। बात समझ में आए? उसके बाद देखो, अभी तो हमने यहां से दो वर्ड सीखा, रिसोर्सफुल और कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्या है? शी न्यू दैट विंटर वॉज कमिंग। उसे पता था कि विंटर सामने थी, विंटर आ रहा था। एंड दैट देयर वुड बी सोन बी अ डर्थ। अब देखो यहां से भी एक नया वर्ड मिलेगा आपको।
हालांकि जो वर्ड सीखने लायक है उस वर्ड को पहले से ही बोल्ड किया गया है, उसके बाद भी अलग से अगर कोई वर्ड ऐसा होगा जो सीखने लायक होगा तो उस पर भी हम काम करेंगे, उसका भी मीनिंग मैं बताऊंगा। तो देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डर्थ। तो वेद को पता था कि विंटर का सीजन आ रहा है और तुरंत ही क्या होने वाला है, डर्थ होने वाला है। डर्थ, डर्थ ऑफ व्हाट, डर्थ ऑफ व्हाट, डर्थ ऑफ फूड। तो देखो डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ का मतलब होता है स्कैर्सिटी। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, या फिर हम लैक कह सकते हैं, लैक ऑफ समथिंग। जब किसी चीज का किल्लत हो जाए, कमी हो जाए, उस चीज का कमी हो जाए, तो उसी को हम डर्थ बोलते हैं। तो वेद को पता था कि विंटर आएगा ना, तो भोजन की, फूड की कमी हो जाएगी, फूड की कमी हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, सो शी डिसाइडेड टू मेक गैदरिंग फूड फॉर विंटर हर प्राइमरी जॉब। तो विंटर के लिए खाना इकट्ठा करना, फूड इकट्ठा करना उसका मेन काम बन गया, उसका मुख्य काम, उसका प्राइमरी काम बन गया। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम, यानी मेन काम जो उसका है खाना जुटाने का है। गैदरिंग फूड वाज ग्रूलिंग एंड मुंडेन। देखो यहां से भी नया वर्ड सीखेंगे, गैदरिंग फूड वाज ग्रूलिंग, ग्रूलिंग एंड मुंडेन एक्टिविटी। तो देखो ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ग्रूलिंग का मतलब जानते हैं। ग्रूलिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसे करना मुश्किल हो, ठीक है, अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। कोई भी ऐसा काम जिसे करना डिफिकल्ट हो उसे हम ग्रूलिंग कहते हैं, ठीक है, अ ग्रूलिंग वर्क, अ ग्रूलिंग टास्क। तो फूड को इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, एक डिफिकल्ट काम था। एंड मुंडेन एक्टिविटी, मुंडेन का मतलब होता है रोजमर्रा की ऐसी चीजें जिसे हम कर करके थक चुके हैं, जो अब हमें बोरिंग लगता है, जो कि इंटरेस्टिंग काम ना हो। हम रोज हर तरह की चीजें, वही काम अगर हम ज्यादा बार कर देते हैं, या हमारा हमेशा का कोई एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसे कर करके हम बोर हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मुंडेन। मुंडेन एक्टिविटी का मतलब रोजमर्रा की काम, ठीक है, जिससे आप बोरिंग फील करते हैं। तो खाना को इकट्ठा करना बेथ के लिए क्या था, ग्रूलिंग था और एक मुंडेन एक्टिविटी था। बट बेथ मेड अ डेलिब्रेट एफर्ट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल। जब आप कोई भी काम जानबूझ करके करते हैं तो उसी को कहते हैं डेलिब्रेट। तो यहां पर बेथ ने क्या किया, डेलिब्रेट एफर्ट लगाया, जानबूझ करके एफर्ट लगाया। बिकॉज बिकॉज शी न्यू दैट इट वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इससे वो पीछे नहीं हट सकती है, क्योंकि विंटर का सीजन आ रहा है और किसी भी हाल में खाना तो जुटाना ही पड़ेगा। बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा सारे जो संसाधन होते हैं ना उसको जुटा लेना चाहिए पहले से। इसलिए बेथ के पास इसे करने के लिए और कोई चॉइस नहीं था, उसे करना ही पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, बेथ ने क्या किया, एक डेलिब्रेट एफर्ट लगाया, मतलब एक इंटेंशनल, जानबूझ करके किया गया कार्य। दैट शी न्यू दैट इट वाज इंपॉर्टेंट। शी अलॉटेड, देखो अलॉटेड का मतलब क्या होता है, यहां पर फिर से एक नया वर्ड मिला, अलॉटेड। शी अलॉटेड हरसेल्फ अ फ्यू आवर्स। अलॉट का मतलब होता है टू गिव या टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को देना या बांटना होता है। जैसे अलॉट से बना अलॉटमेंट, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं, सीट अलॉटमेंट होते हैं, लोगों को अपने अपने कुर्सी को अलॉट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। तो शी अलॉटेड, अलॉटेड का मतलब देना या बांटना। शी अलॉटेड हरसेल्फ अ फ्यू आवर्स, वो खुद को कुछ घंटे दी, किस लिए दी, एवरीडे, प्रतिदिन, टू कलेक्ट बीन्स। अब खाना में क्या जुटा रही है, बीन्स जुटा रही है, खाना में क्या जुटा रही है, बीन्स। बाय विंटर शी हैड कलेक्टेड अ मैसिव। देखो यहां पर फिर से एक नया वर्ड आया, मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है, मैसिव का मतलब होता है वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और अमाउंट में बहुत ज्यादा। मैसिव का मतलब विशाल, बड़ा या अत्यधिक। तो विंटर तक वो धीरे धीरे करके बहुत सारे भोजन अपने लिए जुटा ली, ठीक है। मैसिव पाइल, देखो पाइल का मतलब क्या होता है, पाइल का मतलब क्या होता है, पाइल का मतलब होता है, पाइल को देखो, पाइल के लिए एक दूसरा वर्ड है हीप, जिसका मतलब होता है ढेर, किसी चीज का ढेर, है ना, किसी चीज का भरमार होना, ढेर होना। जैसे बोलते हैं ना पाइल ऑफ गार्बेज या हीप ऑफ गार्बेज, कचड़ा, कूड़ा करकट का, कचड़ों का ढेर। तो वो अपने लिए विंटर आते आते तक क्या हुआ कि मैसिव पाइल इकट्ठा कर ली, यानी खाना का ढेर सारा भरमार वो इकट्ठा कर ली। एंड हाइड देम इन अ कैश, इन अ कैश, देखो इसको कैश पढ़ते हैं, इसको कैश पढ़ते हैं। तो
अपने लिए बहुत सारे खाना जुटा ली और उसको कहां छिपा दी? हाइड का मतलब छिपाना होता है, एक कैश में छिपाई। कैश का मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल चलाते हैं ना, एंड्रॉइड फोन या कंप्यूटर चलाते हैं, तो जब आप स्टोरेज में जाओगे ना, तो स्टोरेज में एक कैश फाइल होता है। कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा गुप्त जगह, एक ऐसा सीक्रेट जगह जहां पर चीजें जाकर के स्टोर हो जाती हैं। तो कोई भी ऐसा जगह, एक प्राइवेट जगह, एक सीक्रेट जगह जहां पर आप कुछ चीज छिपाते हैं, उसको रखते हैं ताकि दूसरा कोई वहां पर ना जा पाए, दूसरे कोई के पहुंच तक वो ना जाए। तो कोई भी ऐसा सीक्रेट प्लेस जहां पर आप कोई चीज रखते हैं, छिपाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं, कैश। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टोरी के अगले पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। स्टोरी का अगला पैराग्राफ क्या है, ध्यान देना। बेथ हैड अ सिस्टर नेम्ड मैरी। अब देखो, बेथ की एक बहन भी थी जिसका नाम था मैरी। बेथ के सिस्टर का नाम क्या? मैरी। मैरी लैक्ड एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? एम्बिशन का मतलब होता है जीवन में कुछ करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा। जब आप लाइफ में कुछ गोल रखते हैं अपने लिए कुछ करने के लिए, तो उसी को एम्बिशन बोलते हैं। तो मैरी जो उसकी बेथ की बहन थी, मैरी का कोई एम्बिशन नहीं था कि भाई क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी हैड फैंसीफुल आइडियाज। देखो, फैंसीफुल एक नया वर्ड है। फैंसीफुल का मतलब क्या होता है? शी हैड अ फैंसीफुल आइडियाज। फैंसीफुल का मतलब होता है अनरियलिस्टिक चीजें, जिसका वास्तविकता से, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, वैसी चीजें जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, जो रियल लाइफ में बिल्कुल लागू नहीं होता है, उसको हम फैंसीफुल बोलते हैं, यानी इमेजनरी चीजें, काल्पनिक बातें। तो होता है ना कि जब हम बचपन में रहते हैं तो हमारी जो सोच होती है ना, बहुत ही काल्पनिक होती है। हम अपने ही मन में, इमेजिनेशन में बहुत बड़े बड़े चीजें सोच लेते हैं, बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन उन आइडियाज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैरी के पास भी फैंसीफुल आइडियाज था अबाउट हाउ शी वुड सर्वाइव विंटर। मतलब उसे लगता था कि बिना मेहनत किए हुए वो विंटर को सर्वाइव कर जाएगी। अनलाइक हर सिस्टर, उसकी बहन पूरा जुगाड़ लगा रही है, बुरे समय के लिए खाना स्टोर कर रही है। वहीं उसकी जो बहन है ना, उसको वो सोचती है कि ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिक उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके जो विचार होते थे, आइडियाज होते थे, वो क्या होता था? फैंसीफुल होता था, बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, काल्पनिक। राइट, सो आगे देखते हैं। शी थॉट दैट फूड वुड जस्ट कम टू हर। उसे क्या लगता था कि भोजन तो भाई चलता फिरता चीजें ऑटोमेटिक उस तक ही चलाएगा, जबकि पता होना चाहिए ना कि आपको भूख अगर लगाए तो भोजन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, मेहनत उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपको प्यास लगी है तो पानी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। भोजन और पानी आपके पास खुद चलकर नहीं आने वाला। लेकिन जो केवल कल्पना में जीता है, उसको तो यही लगेगा कि भोजन मेरे लिए, जब हमें भूख लगेगा तो भोजन खुद मेरे पास चलकर चला आएगा, पानी खुद मेरे पास चला आएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है, इसके लिए खुद आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड दैट शी कुड वर्क एट हर ओन कन्वीनियंस। मतलब वो कुछ भी कर सकती है अपने सुविधा के अनुसार। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा होता है, ठीक है। जैसे स्टेशन पे बोलता है ना, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस काउस्ट, मतलब असुविधा के लिए खेद है। तो कन्वीनियंस मतलब सुविधा होता है और इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा होता है। तो सुविधा का मतलब क्या? कोई भी चीज जो आपको आसान बना देता है, कोई भी फैसिलिटी जो आपके लिए आपका काम को आसान बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुविधा बोलते हैं। तो मैरी को लगता था कि वो जो कुछ भी करेगी अपने मन से करेगी, अपने सुविधा के अनुसार करेगी, बाकी चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखो न्यू वर्ड है, शी ऑप्टेड टू स्पेंड द डेज प्लेइंग एंड डांसिंग। ध्यान देना कि उसकी बहन खाना जुटाने में लगी रहती थी, जबकि मैरी का क्या था? मैरी ऑप्टेड, उसके उलट मैरी क्या करी? सबसे पहले तो ऑप्टेड का मीनिंग जानिए। ऑप्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज। ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज। मतलब जब आपके पास ऑप्शन है और आप किसी चीज को करने के लिए आप किसी और ऑप्शन को चुनते हैं, तो चुनना को ही बोलते हैं ऑप्ट करना। जैसे विच करियर आर यू गोइंग टू ऑप्ट फॉर योर सेल्फ? आप अपने लिए कौन सा करियर चुनेंगे? तो ऑप्ट का मतलब चुनना होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे these days people are opting for electrical vehicles instead of पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। मतलब पेट्रोल और डीजल के पैसे बढ़ने, जिसके जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल के में, जो प्राइस का जो हाइक हो रहा है, जिसके कारण पीपल आर
ऑप्टिंग फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चूज कर रहे हैं। तो ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, किसी दूसरे ऑप्शन की तुलना में किसी और ऑप्शन को चुनना, उसी को बोलते हैं ऑप्ट करना। शी ऑप्टेड टू स्पेंड द डेज, यानी वो अपना समय कहां बिताना पसंद करती थी? शी ऑप्टेड टू स्पेंड द डेज प्लेइंग एंड डांसिंग, उसे खेलने और नाचने में ज्यादा मन लगता था, वो अपना अधिकांश समय खेलने और नाचने में। देखो, जो फन मेकिंग पीपल होते हैं ना, जिसको जिंदगी में केवल मजा लेने से मतलब है, वैसे लोग कभी भी बुरे परिस्थिति के लिए रेडी नहीं रहते। उसे तो लगता है कि दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ मजे से चल रहा है। तो मैरी भी उसी टाइप के थी कि उसको लगता था कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, और वो केवल अपना समय किस में लगाएगी? प्लेइंग में और डांसिंग में। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के जगह पे, इंस्टेड ऑफ गैदरिंग बीन्स, उसे लगता है कि बीन्स बीन्स गैदरिंग करना ये बहुत फालतू का काम है, चुपचाप अपना मस्ती में रहिए, है ना, नाचिए गाइए, खाना व्यवस्था, खाने पीने का सामान सब खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। पता है ये आप लोगों में, बच्चों के बीच में कब ऐसा फीलिंग रहता है? जब तक आप अपने माता पिता के होटल में खाते हैं, सारा सुख सुविधा व्यवस्था सब कुछ आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है कि लाइफ बहुत आसान चल रहा है, कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सुविधा के लिए इतना सारे कुछ करते हैं, उनको पता चलता है कि मेहनत क्या चीज होता है। जैसे ही आपको अपने माता पिता के होटल से बाहर निकाला जाता है, आपको खुद से कमाना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि मेहनत, हार्डवर्क का जो फल होता है ना, हार्डवर्क एक ऐसा फल है जो मेहनत कर लेने के बाद बहुत मीठा लगता है। तो ये चीज हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इंस्टेड ऑफ गैदरिंग बीन्स व्हेन द फाइनल आवर्स ऑफ ऑटम इलैप्स्ड, देखो इलैप्स्ड यहां पर एक नया वर्ड आ गया। तो इलैप्स्ड का मतलब क्या होता है? इलैप्स का मतलब होता है समय का बीत जाना। समय है, घंटा है, मिनट है, जो भी है, अगर वो बीत गया तो उसको बोलते हैं इलैप्स कर जाना। तो जब पतझड़ के अंतिम जो आवर्स थे, अंतिम जो समय थे, वो बीत गए, तब क्या हुआ? मैरी हैड ओनली पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब क्या होता है? पाल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज जो बहुत कम मात्रा में हो, ना के बराबर हो, तो उसको बोलते हैं पाल्ट्री। तो मैरी के पास बहुत ही कम मात्रा में भोजन बचा हुआ था, मैरी के पास बहुत ही कम मात्रा में भोजन बचा हुआ था। ऑफ फूड स्टोर्ड अवे, मैरी रियलाइज दैट हर फूड सप्लाई वॉज टू स्मॉल टू लास्ट थ्रू विंटर। अब मैरी को रियलाइज होने लगा कि उसका जो फूड सप्लाई है, जो खाना वाना उसके पास पहले से है, वो इतना कम है जिससे उसका जो विंटर है ना, वो नहीं कट सकता है। शी विजिटेड हर सिस्टर मैरी, तब वो क्या करी? वो अपने सिस्टर मैरी को विजिट करी। जब प्रॉब्लम आया तो कहां गई? अपने बहन के पास गई। तो मैरी का सिस्टर कौन है? बेथ। मैरी सेड बेथ आई एम इन डायर सिचुएशन। देखो डायर का मतलब क्या होता है? डायर का मतलब होता है वेरी सीरियस, ठीक है। तो वो बेथ के पास जाती है, बोलती है कि मेरी बहन, मैं बिल्कुल ही सीरियस कंडीशन में आ चुकी हूं, मेरा स्थिति बहुत सही नहीं है। आई डिडंट गैदर इनफ फूड फॉर विंटर, मैंने विंटर के लिए काफी भोजन नहीं जुटाया। विल यू लेट मी शेयर योर बीन्स, क्या आप अपने बीन्स में से मुझे कुछ बीन्स देंगे? क्या आप अपना बीन्स मेरे साथ शेयर करेंगे? प्लीज हैव सम एम्पैथी फॉर योर सिस्टर, अपनी बहन के लिए कुछ तो दया का भाव रखो। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के साथ दया का भाव रखना। बात समझ में आ रही है? अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना। फॉर योर सिस्टर, हाँ, उसके बाद क्या है? फॉर योर सिस्टर, प्लीज हैव सम एम्पैथी फॉर योर सिस्टर। बेथ थॉट फॉर अ मोमेंट, तो बेथ क्या है? थोड़ी देर के लिए सोची। बेथ थॉट फॉर अ मोमेंट, देन शी रिप्लाइड, तब वो जवाब दी क्या? मैरी आई एम ट्रूली सॉरी फॉर यू, ठीक है, मुझे बिल्कुल ही तुम्हारे लिए खेद है। बट आई विल नॉट गिव यू एनी ऑफ माई बीन्स, मैं एक भी बीन्स तुम्हें नहीं दूंगी। इंस्टेड आई विल लेट यू हैव माई एम्प्टी बैग, मैं बिन तो नहीं दूंगी, लेकिन इसके जगह पे क्या करूंगी? मेरा जो एम्प्टी बैग है ना, मेरा जो खाली बैग है, वो खाली बैग को मैं तुम्हें दे दूंगी। यू कैन स्टिल वर्क हार्ड एंड गैदर इनफ फूड फॉर द विंटर, अभी भी समय गया नहीं है, तुम्हारे पास समय है, मेरा खाली बैग ले लो और जाकर के अपने लिए, खुद के लिए बीन्स को कलेक्ट करना शुरू करो।
इट विल बी टीडियस। हाँ, ये काम टीडियस जरूर होगा। टीडियस का मतलब होता है ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग हो, जो बहुत लंबा काम हो, बिल्कुल आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, है ना। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक समय में हम हाथ से बनाया करते थे, लेकिन अब चीजें मशीन से बनती हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसको हाथ से, जैसे स्वेटर बनाना है, अब स्वेटर बुनना है, एक हुआ मार्केट में बना बनाया, मशीन से बना बनाया स्वेटर आपको मिल गया, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगा। लेकिन आप अपने लिए या आपकी माँ आपके लिए एक स्वेटर बना रही है, एक स्वेटर बुन रही है, तो खुद से हाथ से बुनना ये अपने आप में कैसा काम है, एक टीडियस काम है। टीडियस का मतलब वैसा काम, वैसी चीजें जो बिल्कुल आपको बोरिंग लगे, आपको थका दे, आपको उबा दे। तो उसकी बहन बोलती है जाओ बीन्स को कलेक्ट करो अपने लिए, ये काम भले ही टीडियस है लेकिन तुम्हारे लिए यही सही होगा। बट विल यू बट यू विल लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, ये काम बोरिंग जरूर लगेगा, टीडियस जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, बेट्स वर्ड्स अपैल मैरी। देखो बेट्स के जो ये शब्द थे ना, जो रिप्लाई था, वो मैरी को अपैल कर दिया। अपैल का मतलब क्या होता है, अपैल का मतलब होता है किसी को डरा देना, किसी को शॉक कर देना, किसी को हैरान कर देना, किसी को शॉक्ड कर देना, स्तब्ध कर देना। तो ये शब्द, ये रिप्लाई सुन करके मैरी को अच्छा नहीं लगा। मैरी बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि उसकी बहन ऐसे कह सकती है। मैरी क्राइड विथ आउटरेज। आउटरेज का मतलब क्या होता है, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, बहुत गुस्सा, तीव्र गुस्सा। ठीक है, जैसे सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, लोग अपना आउटरेज दिखाना शुरू कर दिए, लोग अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिए। आउटरेज मतलब गुस्सा होता है। तो मैरी जो है ना, गुस्से से चिल्लाई, देयर इज टू मच वर्क, आई वॉन्ट हैव एनी टाइम टू डांस और प्ले। अब मैरी को चिंता किस लिए लग गया कि भाई दिन भर अगर हम बीन्स कलेक्ट करने में लगे रहेंगे तो नाचेगा कौन, खेलेगा कौन। तो उसको अपने बुरे वक्त की ख्याल नहीं है, उसको सबसे ज्यादा ख्याल है कि अगर काम में लग जाए तो भाई नाचेगा कौन, मजा कौन करेगा, खेलेगा कौन। ठीक है, इसलिए ज्यादा चिंतित है वो, इसलिए ज्यादा चिंतित है कि उसके पास खाना नहीं बचा। वो ज्यादा चिंतित है कि अगर खाना जुटाने में लग जाए तो फिर उसके पास समय बचेगा ही नहीं नाचने और खेलने के लिए। आप में से भी ऐसे लोग होते होंगे, जब पढ़ने के लिए बोला जाता होगा तो पढ़ने में आपको टीडियस लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन आपको ज्यादा चिंता रहती है कि क्रिकेट भी खेलने जाना है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है ना। तो आप में से कोई भी लोग होंगे जो मैरी की तरह होंगे, और कुछ लोग होंगे जो बेट्स की तरह होंगे, राइट। सो बेट्स सेड इट इज क्रूशल। देखो क्रूशल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज क्रूशल दैट यू गैदर इनफ फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने लिए पर्याप्त भोजन जुटा लो। यू मस्ट हैव सस्टेनेंस। देखो सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, सस्टेनेंस का मतलब होता है दाना पानी, खाना पानी बोलो या दाना पानी बोलो, खाने के लिए पीने के लिए जो चीजें होती है ना, उसको सस्टेनेंस बोलते हैं। तो तुम्हारे पास सस्टेनेंस होनी चाहिए बिफोर यू हैव फन, है ना। इंसान को सबसे पहले रोजी रोटी के बारे में सोचना चाहिए, तब उसके बाद आप मजा मस्ती करो, मौज मस्ती करो, चलेगा। लेकिन कुछ इंसान पहले मौज मस्ती के बारे में सोचता है, तब दाना पानी के बारे में सोचता है। तो पहले अपना पेट पूजा के बारे में सोचिए, पहले अपना सर्वाइवल के बारे में सोचिए। पहले सर्वाइव करोगे तभी तो नाचोगे और गाओगे। सो यही एडवाइस दी उसकी बहन। फिर आगे क्या बोलती है, गो नाउ एंड रेक्टिफाई योर सिचुएशन। अभी जाओ और अपने स्थिति को सही करो। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है। जैसे रेक्टिफाई योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, उसको सुधारिए। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, आप अपने गलतियों को सुधारिए। तो वो एडवाइस देती है कि अभी जाओ और अपने सिचुएशन को रेक्टिफाई करो, उसे सही करो। तब क्या हुआ, मैरी ग्राइप्ड। देखो ग्राइप्ड का मतलब क्या होता है, ग्राइप्ड का मतलब होता है किसी चीज की लगातार शिकायत करते रहना, टू कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट समथिंग। तो जब आप किसी चीज के लिए लगातार शिकायत करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, ग्राइप है, GRIPE, ग्राइप। ग्राइप का मतलब लगातार शिकायत करना। द होस्टलर्स ग्राइप्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड। हॉस्टल में रहने वाले लोगों ने बार बार शिकायत किया फूड के क्वालिटी से रिलेटेड, यानी फूड का क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो ग्राइप आप कहीं भी यूज कर सकते हो जब ऐसा मीनिंग रहे कि आप किसी चीज का कॉन्स्टेंटली क्या करें, लगातार शिकायत कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे, लगातार आप ऑब्जेक्शन जता रहे हैं, ठीक है, आपत्ति जता रहे हैं। मैरी ग्राइप्ड सम मोर, वो आगे कुछ देर तक और शिकायत करी, बट सी न्यू दैट हर सिस्टर वाज राइट। बट फाइनली उसको एहसास हो गया कि उसकी बहन जो भी कह रही है, जो भी एडवाइस दे रही है, वो बिल्कुल सही है।
शी टुक द बैग एंड वेंट टू वर्क गैदरिंग हर ओन बीन्स फॉर द विंटर। वो बैग ली, जो खाली बैग, जो एम्प्टी बैग था, वो उसे उठाई, वहां से चल दी अपने लिए भोजन जुटाने के लिए, ताकि विंटर में उसको दिक्कत ना होना पड़े। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टोरी था, और इस छोटे सा स्टोरी से हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड हमने सीखा इस स्टोरी से। क्या है, हमने सीखा अलॉट। अलॉट, इसका मीनिंग यहां भी दिया हुआ है। मैंने स्टोरी के साथ भी सारे वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि मैंने कहानी के माध्यम से आपको वर्ड मीनिंग सिखाया। और जब भी आप कहानी के माध्यम से वर्ड मीनिंग सीखते हैं और वही वर्ड कभी आपके लाइफ में दोबारा अगर आ जाता है, रिपीट हो जाता है, तो आपको तुरंत माइंड में ट्रिगर करेगा, तुरंत क्लिक करेगा कि अरे हाँ, एक स्टोरी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था लिटिल माइस, वहीं पर हम ये सारे वर्ड्स देखे थे, वहीं पर सारे वर्ड्स का मीनिंग हम समझे थे। तो ऐसे क्या होता है, हमारा माइंड तुरंत रिलेट कर लेता है, और जब भी हमारा माइंड किस चीज को रिलेट कर पाता है, वो चीजें हमें हमेशा याद रहता है। तो अलॉट था, अपाल था, कैश, उसके बाद कन्वेनियंस, देखो कन्वेनियंस, डर्थ, डेलिब्रेट, डायर, इलैप्स, इम्पैथी, फैंसीफुल, ग्राइप, ग्रूलिंग, मुंडेन, ऑप्ट, आउटरेज, पाल्ट्री, रेक्टिफाई, रिसोर्सफुल, सस्टेनेंस और टीडियस। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने इस स्टोरी के माध्यम से सीखा। तो आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ आपको नए वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिला। तो ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज मैं बराबर लाता रहूंगा और आपको नए नए वर्ड मीनिंग सिखाता रहूंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्या ये वीडियो से आपको फायदा हुआ, क्या आप इस वीडियो से वर्ड मीनिंग सीख पा रहे हैं? तो बिल्कुल आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।